वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, कलर्स का दुरुस्त इंतखाब जो है वो आपके घरों को कितना खूबसूरत बना सकता है, इस पर अभी हम बात कर रहे हैं। निदा इंटीरियर डिज़ाइनर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। निदा, एक और चीज़, जिस तरह से आपने कहा कि ब्लूज़ और ग्रीन्स पर लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और आपने कहा कि कभी कभी ऐसे होता है कि लोग बहुत ज़्यादा ऑड रिक्वायरमेंट भी लेकर आ जाते हैं, लेकिन आप सम हाउ कुशन्स में मतलब अगर हम कर्टन्स की बात करें तो उन कलर्स को ऐड करके उन चीज़ों को ठीक कर दिया जाता है। हाँ जी। लेकिन नॉर्मली आपको क्या लगता है कि अगर एक छोटा घर है, लेट्स सपोज 5 मरले का घर है, 3 मरले का घर है, उसको स्पेशियस आपने दिखाना है, सो उसमें कलर्स का कितना रोल होता है, और उसमें किस किस्म के कलर्स जो हैं वो आपकी उस जगह को ब्रॉड दिखा सकते हैं, खूबसूरत दिखा सकते हैं, स्पेशियस दिखा सकते हैं? अच्छा, एक तो ये है कि उसका सबसे पहले तो अगर कोई बहुत छोटा हाउस है तो उसका ये सबसे पहले होता है कि आप कहीं पे मिरर्स की एडिशन करें, ग्लास वर्क ज़्यादा करें, उनकी विंडोज़ बीच में ओपनिंग हो, स्लाइडिंग डोर्स हों, और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये हो कि ओपनिंग स्पेस के लिए मिरर्स का इस्तेमाल किया जाता है, न्यूट्रल टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और कलर्स को हम कुछ चंक्स में लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है, या तो फिर अगर किसी ऐसी वॉल पे लेकर आना है तो हम किसी एक फीचर वॉल के ऊपर लेकर आएंगे, बाकी सारी वॉल्स को हम न्यूट्रल करेंगे, तब वो स्पेस जो है वो ज़रा जो है स्पेशियस लगना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हम स्पेस को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइनिंग स्कीम्स कलर्स बनाते का हैं। कितना रोल है? तो आपने बता दिया ना कि मिरर्स वगैरह, दिस इज़ वेरी ट्रू। जब आप कहीं पर मिरर्स लगाएंगे, और स्पेशली लुकिंग मिरर्स की भी हम बात करें, सो वो जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं और उससे आपको एक ब्रॉडर सी लुक आ रही होती है, यानी अगर लुकिंग मिरर भी है और उसमें आपको वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, सो वो एट टाइम्स चीज़ों को ब्रॉड दिखाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कलर्स किस तरह के होने चाहिए, और अगर आपकी कारपेटिंग है तो वो किस तरह से होनी चाहिए, ताकि आपकी वो जो जगह है, छोटी सी जगह, हाँ। अगर हम 3 या 5 मरले के घर की बात करें, उसका मास्टर बेड भी छोटा ही होता है, सो वो स्पेशियस हमें नज़र आए, उसके लिए कौन कौन से कलर्स हैं? व्हाट आई फील है इसके ऑफ वाइट कलर जो है वो आपको ब्रॉड लुक देगा, जितने भी लाइट कलर टोन्स है, बट ऑब्वियसली एक्सपर्ट ओपिनियन तो आपकी है। हाँ, तो उसमें ये है कि देखिए कलर्स, मैं अपनी तो कलर थ्योरी में कलर्स यूज़ करती हूँ, मैं बिल्कुल वो वाइट शेड्स में नहीं जाती। एक टाइम पे एक ट्रेंड था जब आप इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते थे कि आपके कारपेट के कलर्स, आपके फर्नीचर के और आपके वॉल्स के कलर्स मैच करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अब एक थीम बनाने के लिए अगर हम सब सपोज़ एक कलर को पिक करते हैं, तो फिर हम उसके डिफरेंट टोन्स को लेकर, उसके कॉम्बिनेशन को लेकर, स्पेस को स्पेशियस करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई बड़ा घर हो या छोटा हो। हमारी कोशिश ये होती है कि हम स्पेस को ब्रॉडर वे में दिखाना शुरू करें। तो उसमें ये है कि आपका जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम सबसे पहले उनको यही बताते हैं कि आपका जितना भी हाउस को हमने मैनेज करना है, वो हम थ्रू कलर्स और थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स की यूज़ करते हैं, ताकि उसको स्पेस को ब्रॉडर दिखाया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो हमने छोटे घरों की बात की, अगर हम बड़े घरों की बात करें, हाँ। सो नॉर्मली वहाँ पर किस किस्म की कलर स्कीम्स जो हैं वो अच्छा दिखा सकती हैं, जो उसकी ओवरऑल अपीयरेंस लुक है उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हैं? अच्छा, अब ये है कि कलर्स को, फिर वही बात है कि कलर्स जो हैं वो आपको मैनेज करना आना चाहिए कि एस्थेटिकली प्लीजिंग किस तरह से नज़र आएंगे। अब हमारे डिफरेंट तरह के स्टाइल्स को पिक किया जा सकता है, जैसे स्पेनिश हाउसेस हैं, मॉडर्न हाउसेस हैं। सबसे पहले तो हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि आपको स्पेनिश हाउस चाहिए या फिर आपको मॉडर्न चाहिए। तो स्पेनिश हाउसेस में मॉडर्निस्ट जो है वो ज़रा क्लासिकल टच में सारा फर्नीचर आता है, और जो मॉडर्न है उसमें अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर आप रखते हैं। अब मॉडर्न फर्नीचर में आप कलर एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं थ्रू फैब्रिक, और इसमें जो क्लासिकल में है वो आप वुड के ज़रिए भी कर सकते हैं और फैब्रिक के थ्रू भी हो सकता है। अच्छा, जितने भी अभी हमें इस वक्त लोग देख रहे हैं, उनको आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगी कि राइट सिलेक्शन ऑफ कलर्स, हाउ इज़ इट पॉसिबल, हाउ यू कैन मेक द राइट चॉइस? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि असल में बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो डिज़ाइनर को हायर करना ही नहीं चाहते, और बहुत सारे लोगों का ये पर्सनल ओपिनियन होता है कि नहीं, हम तो खुद ही कर लेंगे, हम तो खुद ही डिज़ाइनर है। तो आप कंसल्टेंसी सिर्फ बचाने के चक्कर में ना आप अपने घर को खुद करने लग जाते हैं, और उसमें चीज़ें कुछ की कुछ निकल आती हैं। आप कहते भी, आप कलर्स भी यूज़ कर रहे हैं, वॉलपेपर्स भी लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं। एग्जैक्टली लेकिन आपको किस तरह से राइट डायरेक्शन में जाना है वो सिर्फ आपको एक डिज़ाइनर ही बता सकती हैं। आप उनको पे करें और वो आपको बताएंगे कि आपके किस स्पेस में क्या चीज़ अच्छी लगेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच निदा, हमारे साथ शो में मौजूद थी। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देयर इज़ अ लॉट टू डिस्कस विद यू, सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं कि लाहौर को स्मोक फ्री बनाने के लिए और ऑब्वियसली आलूदगी से पाक बनाने के लिए इस वक्त पीएचए जो है वो क्या इनिशिएटिव्स ले चुका है, किन प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है और क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे एनवायरनमेंट जो है उसको ऑब्वियसली उससे स्मोक का भी खात्मा किया जा सकता है, या चले मुकम्मल खात्मा नहीं सही तो उसको रिड्यूस या मिनिमाइज़ किया जा सके, और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है उसको क्रिएट किन चीज़ों से किया जा सकता है। और ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल पीएचए लाहौर सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब शो में मौजूद हैं। सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सो सबसे पहले अगर हम स्मोक की बात करें तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। इसी की वजह से हर वेंसडे मेरे ख्याल में अभी नेक्स्ट से इम्प्लीमेंट होगा कि पंजाब में जो है वो छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। वो व्हाट डू यू थिंक, स्मोक फ्री लाहौर कभी बन सकता है, या चलें स्मोक फ्री ना भी बने, इसको मिनिमाइज़ कर लिया जाए, एंड व्हाट कुड बी द स्ट्रैटेजी? जी एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि ये इस वक्त अगर कहें लाहौर का सबसे मेजर इशू है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है लोगों की हेल्थ पे और बाकी इश्यूज़ पे। जहाँ तक ये बात है कि हो सकता है तो ये हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। और हमारे पास इंटरनेशनल एग्जांपल्स हैं। स्मोक कोई पहली दफ़ा ये शहर नहीं है जहाँ पर आई है। न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा इशू रहा 80s में, 50s में लंदन में ये प्रॉब्लम रही। तो जहाँ पर भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बनते हैं और वो नए बनते हैं या एक दफ़ा इनलार्ज होते हैं तो वहाँ पर ये इशूज़ आते हैं, लेकिन उसके लिए एक बड़ी सस्टेन्ड एफर्ट की ज़रूरत है, जिसमें हमें शॉर्ट टर्म भी हमें चाहिए होंगी कुछ स्ट्रेटजीज़ और कुछ लॉन्ग टर्म होगी। सो विल हैव टू फाइट इट, लेकिन ये हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर हम इस वक्त पीएचए के किरदार की बात करें तो पीएचए क्या क्या काम कर रहा है शहर को स्मोक फ्री बनाने के लिए? या मैं स्मोक फ्री की बात करती हूँ, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा टास्क, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम स्मोक फ्री ना भी कर सकें, लेकिन ऑलरेडी जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इम्प्रूव हो, स्मॉग रिड्यूस हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। सो आप किन चीज़ों पर इस वक्त काम कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो ज़्यादा रोल है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ में है। जैसे अब शॉर्ट टर्म में जो जितनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो व्हीकल एमिशन पे काम कर रही है, गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, पायरोलिसिस प्लांट्स हैं उनको बंद किया जा रहा है, बल्कि उनको डिमोलिश करने की बात हो रही है। पीएचए का रोल जो है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म है, क्योंकि बुनियादी तौर पर आपको इस शहर के लिए नए लंग्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जितनी ज़्यादा अर्बन फॉरेस्टेशन आप करेंगे, जितने ज़्यादा दरख्त आप लगाएंगे, तो अल्टीमेटली उसी से इसने रिड्यूस होना है, जिससे फ़ाइट होनी है। उस सिलसिले में हमारा जो सबसे बड़ा था आइडिया कि एक तो ये था मेवाकी प्लांट लगाए हमने, फॉरेस्ट लगाए, क्योंकि वो कम जगह पर ज़्यादा पौधे लग जाते हैं। इस साल भी हमने तकरीबन 5 लाख का टारगेट था, 4.5 लाख इस वक्त भी अर्बन फॉरेस्टेशन जो है वो हम कर चुके हैं। तो बुनियादी हमारा तो यही है कि जितने ज़्यादा पौधे, जितने ज़्यादा दरख्त, जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी शहर में, तो अल्टीमेटली स्मोक के साथ वो फाइट करेगी। तो हमारा तो बेसिकली ज़्यादा जो रोल है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में है पीएचए का। बिल्कुल ठीक हो गया। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, बट व्हाट डू यू थिंक, अगर हम शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी की बात करें, सो वो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकती हैं मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से, पीएचए की जानिब से, और जो शहरी हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में रह कर किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि हम स्मोक फ्री एनवायरनमेंट उसको क्रिएट कर सकें, अपना हिस्सा डाल सकें? एग्जैक्टली सिविक सेंस जो है वो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर स्मोक निकल रहा है तो किसी की मोटरसाइकिल से, किसी की गाड़ी से, उन्हीं चीज़ों से निकल रहा है, तो लोगों तक भी ये शऊर पहुंचना चाहिए कि वो जहाँ पर स्पेस अवेलेबल है वहाँ पर दरख्त लगाएं। अपनी गाड़ी जो है, मोटरसाइकिल है, जो भी व्हीकल वो यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपरली उसके फिटनेस सर्टिफिकेट हो, ताकि वो उनके लिए और दूसरे लोगों की जान के लिए ख़तरा ना बने। गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है और हमेशा इंप्रूवमेंट की तो उसमें रहती है, गुंजाइश रहती है, लेकिन इस वक्त जो है काफ़ी हद तक इसकी जो है वो शऊर आ चुका है और गवर्नमेंट लेवल पे एहसास है। चीफ मिनिस्टर साहब खुद इसको लीड कर रहे हैं। लास्ट वीक में भी मीटिंग उन्होंने ली स्मोक के इशू पे। तो जहाँ जहाँ गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म में कर सकती है, सबसे बड़ा है व्हीकल एमिशन, कि जो भी फिट नहीं है गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल, उनको रोका जाए, उनको बंद किया जाए, उनको इम्प्रूव किया जाए। अच्छा, आप मुख्तलिफ इदारों के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ थीं उनके खिलाफ भी क्रैक डाउन किया जाने लगा। ऑब्वियसली उसमें पुलिस का बड़ा अहम किरदार था, वार्डन्स का बड़ा अहम किरदार था। सो हैव यू कोलैबोरेटेड विद द रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स या जहाँ पर भी ये काम हो रहा है, और वो कौन कौन से इदारे हैं? जी एग्जैक्टली इसमें जो जितनी डिविजनल बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी मिलकर काम कर रहे हैं। पूरा स्टेबल बर्निंग जो है, जो फसलों की होती है, वो एक इंपॉर्टेंट इसमें है। उसमें डिप्टी कमिश्नर साहबान काम कर रहे हैं, जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं लाहौर डिवीजन में। उसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है वो काम कर रही है। इसमें प्रोविंशियल हमारा जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वो उनके जो रीजनल हैं अपना ऑफिसर्स, वो काम उस पर कर रहे हैं। तो ये क्योंकि मुख्तलिफ जगहों से आती है पोल्यूशन, तो जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, अब सबसे बड़ा जो स्टेबल बर्निंग पे इस वक्त हमारा आता है, कुछ हमारा ईस्टर्न पंजाब से आ जाती है, कुछ यहाँ हमारी अपनी, आपको पता है शेखुपुरा में और कसूर में काफ़ी ज़्यादा धान की फसल होती है। तो वो अब एक चैलेंज है अगले 1 महीने में।
उसमें बड़ी अब इम्प्रूवमेंट हो गई है, सैटेलाइट बेस्ड इमेजेस आते हैं। तो कोई अगर गलत रिपोर्टिंग करता है तो हमारे पास वो आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि जी वो सैटेलाइट बेस्ड इमेजेस इसके यहाँ पर वाकई स्टेबल बर्निंग हुई है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, पर उनके खिलाफ फर्दर कार्रवाई कौन करता है और क्या की जाती है? उसमें जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर है और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, उन पे कार्रवाई वो करते हैं और उन पे बाकायदा एफआईआर्स हो रही हैं और अरेस्ट हो रहे हैं और साथ फाइन्स भी हो रहे हैं। उस चीज़ से बचने के लिए कि ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो तो अब जो है वो गांव-गांव जाकर उन लोगों के साथ ये किए जा रहे हैं, उनके साथ डायलॉग किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप जो अपनी थोड़ी-सी सहूलत के लिए इस फसल को जलाते हैं ताकि आपको उसको नेक्स्ट प्लोइंग में ईज़ी हो जाए, तो उसके लिए एनवायरनमेंट के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। तो वहाँ के जो नंबरदार हैं, वहाँ के जो वेल ऑफ लोग हैं, उनके ज़रिए उन तक ये जो है शऊर भी पहुँचाया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि शजरकारी मुहिम जो है वो उसको ऑब्वियसली बड़ा अच्छे तरीके से लेकर चला जा रहा है अभी। अगर हम देखें तो इस साल का टारगेट था तकरीबन 5 लाख के करीब जो है पौधे लगाना। सो उसमें से कितना आपने टारगेट अचीव कर लिया है और बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर 2 महीने रह गए हैं। सो उसमें अब आपने क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं और किस अंदाज में जो पौधे लगाए जाएंगे, और फिर क्या कोई ऐसी जगह भी हैं जिनको ज़्यादा टारगेट किया जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा पौधे लगाने हैं या प्रेफरेबली यहाँ पर प्रायोरिटी पर लगाने हैं? देखिए, अब जो अर्बन सेंटर है उसमें अब एक स्पेस का भी इशू है। हमारे पास बहुत बड़ी जगह अब जो है, जो आबाद हो चुके एरिया हैं वहाँ पर नहीं है कि जहाँ पर हम फॉरेस्ट लगा सकें। इसलिए फिर नई टेक्निक्स आती हैं, मेवाकी की टेक्निक आती है, अर्बन फॉरेस्टेशन के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। हम तकरीबन 4.5 लाख पौधा लगा चुके हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मोस्टली हमने जो है सिविल सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन से लगाया है। इसमें कोई करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया गया। इसमें जो एनजीओज़ काम करती हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके पौधे उन्होंने हमें सप्लाई किए हैं, बाकी जो लेबर है और जो बाकी इनपुट्स हैं वो हमने प्रोवाइड किए हैं। हमारे लिए जो बड़ा चैलेंज था वो प्रॉपर स्पेसेस ढूंढना है। तो हमें जो अब स्पेसेस मिल रही हैं वो जो रिंग रोड के साथ साथ कुछ स्पेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, उन पे हम पौधे लगा रहे हैं। उसके अलावा जो शहर के अंदर से ड्रेन्स मुख्तलिफ गुजर रही हैं उनकी साइड्स पे हमारे पास स्पेसेस अवेलेबल हैं, वहाँ पर लगा रहे हैं। एक जो बड़ा, अगर आप थ्योरेटिकल चीज़ पे जाएँ ना, तो एक जो बड़ा बड़ी अच्छी बात नहीं हो रही, जो नया शहर बसाया जा रहा है, जो नई डेवलपमेंट है, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी स्पेसेस नहीं रखी जा रही जहाँ पर कोई वेजिटेशन उगाई जाए। ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात और है, आपने हर घर के सामने एक दरख्त लगा दिया या 4 कनाल का एक आपने बना दिया कोई भी पार्क। असल में आपको लंग्स चाहिए। जैसे अब इस एरिया में अगर आप देखें, जो पुरानी हमारी थी डेवलपमेंट या मैनेजमेंट, आपको बाग जनाब मिलेगा, आपको थोड़े से फासले पर रेस कोर्स मिलेगा, गवर्नर हाउस के अंदर बहुत वहाँ पे वेजिटेशन, पब्लिक पार्क्स आपका पब्लिक पार्क्स कहना और है बड़े कि पब्लिक पार्क्स जो 700-800 कनाल के हों। तो अगर आप बियॉन्ड नहर चले जाएँ, देखिए, ये सबसे बड़ा इशू यही होता है किसी चीज़ की रियलाइजेशन होना या किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। सिंस यू हैव आइडेंटिफाइड द इशू, सो कहीं पर आपने इसको हाईलाइट किया कि ये जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं या नया शहर आबाद किया जा रहा है, सो वहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये मस्ट होनी चाहिए। देखिए एनवायरनमेंट जो है ना वो बड़ा पावरफुल चीज़ है, वो अपने आप को खुद रियलाइज़ करवा लेता है। अल्टीमेटली आप देख रहे हैं रियलाइजेशन तो पूरे शहर में हो रही है। कुछ चीज़ें नहीं, यहाँ एक पर तो address- रियलाइजेशन आइडेंटिफाई हो चुका है एक इशू कि ये दिस इज द इशू, सो उसको एड्रेस क्या किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा लेवल का एक जो है ना पॉलिसी डिसीजन है। एक तो हमारे यहाँ आपको पता है डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, शहर एक शहर के अंदर ही जो चीज़ों को गवर्न कर रही हैं। तो लेकिन ये बुनियादी तौर पर हमें अल्टीमेटली उस चीज़ पे जाना पड़ेगा कि हमें शहर के आसपास जहाँ भी स्पेसेस अवेलेबल हैं या अभी जहाँ पर हम नई डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर अर्बन फॉरेस्टेशन के लिए, वेजिटेशंस के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी, नॉट पार्क्स। और वो अच्छी खासी तादाद में होगी, तब जाके वो उससे जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, नासिर बाग को भी पीएचए जो है वो रीवैम्प कर रहा है, रीवैम्प किस अंदाज में किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें उनका इजाफा किया जा रहा है, उसके हवाले से भी बताइए। जी, नासिर बाग आपको पता है हिस्टोरिकली एक बड़ी अच्छी जगह पर उसकी भी है और अहमियत है। हाँ अहमियत है। और फिर जो आसपास बहुत सी ऐसी आबादी है, ऐसे ऑफिसेज हैं जहाँ के लोगों को थोड़ी सी वहाँ पर एक ग्रीन इम्पैक्ट की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले भी ठीक था, लेकिन उसमें काफ़ी अरसे से उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई थी, इंप्रूवमेंट नहीं हुई। तो उसमें फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पेशली उस पर हमें डायरेक्शन दी कि आप इसको इम्प्रूव करें। उसमें उसका ट्रैक जो था वो ख़राब हालत में था, उसको हमने इम्प्रूव कर दिया, प्रॉपर उसको वॉकिंग ट्रैक बना दिया। लाइटिंग अब उसकी प्रॉपर हो गई है, नई लाइट्स हमने उसमें इंस्टॉल की हैं। उसके अलावा वहाँ पर जो फाउंटेन्स थे, जो वहाँ पर झील थी, उनकी काफ़ी इंप्रूवमेंट होने वाली थी, वो हमने कर ली है। और प्लस जो हॉर्टिकल्चर का काम है वो तो रूटीन में भी होता रहता है, लेकिन अभी ज़्यादा फोकस उस पर हमने किया है। एक उसमें एक नया कॉन्सेप्ट जो था कि वो ये था कि जी उसमें चीफ मिनिस्टर साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि इसको ओपन फॉर पब्लिक होना चाहिए। ये जो हमने फेंसिंग की हुई है हर पार्क की, वो इससे जो उसकी विजुअल है वो इम्पैक्ट हो जाता है। तो वो भी आपने देखा होगा कि उसको चारों तरफ से खोल दिया गया है। उसमें थोड़े बहुत इश्यूज भी हमें आ रहे हैं, बट वो होपफुली अच्छा, अगर हम पीएचए की बात करें और जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके साथ पीएचए कोई कोलैबोरेट करता है?
लेकिन जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव होती है, जो अप्रूव्ड है, तो उन्होंने हमसे एनओसी लेना होता है कि वो जो 7% ऑफ द एरिया है, जो एलडीए जो है उसके रूल्स में है कि 7% एरिया उन्होंने उसमें ग्रीन रखना होता है, अपने उसमें मैप्स में शो करना होता है और उसको डेवलप करना होता है। तो उस स्टेज पे हमारा रोल आता है और फिर उसके बाद में उसको मॉनिटरिंग भी हमने करनी होती है कि वाकई उन्होंने वो 7% एरिया जो है। एंड डू यू रिकमेंड द हाउसिंग सोसाइटीज और देयर ओनर्स के ये चीज़ें यहाँ पर उगाई जाएं या इस तरह, या इट्स अप टू देयर चॉइस कि नहीं, वो जो करना हॉर्टिकल्चर चाहें? वर्क है वो उनका अपनी चॉइस है। हमने ये इंश्योर करना है कि एटलीस्ट 7%, जैसे बाकी उनकी चीज़ें होती हैं, आपने सिविक फैसिलिटीज़ वहाँ पर रखनी है, मस्जिद देनी है या हॉस्पिटल के लिए जगह रखनी है। सिमिलरली पहले कम था, अब 7% ऑफ द टोटल एरिया जो है उस हाउसिंग सोसाइटी का वो ग्रीन होना चाहिए, वो चाहे पार्क की सूरत में हो चाहे ग्रीन बेल्ट्स की सूरत में हो, तो वो हम इंश्योर करते हैं कि वो रखें। उसमें अनअप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक बड़ा इशू है, अप्रूव्ड तो ऑलमोस्ट उस पैरामीटर पे पूरा उतरते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और ये चीज़ कि मुस्तकबिल को लेकर, या अगर हम पंजाब की तरक्की की बात करें, ऑब्वियसली इट्स इम्पॉर्टेंट। अगर हम वर्ल्ड सिटी की बात करें तो उसको ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स उस पर बहुत तवज्जो दी गई और अब लोगों का बहुत रुझान है, वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। इसी तरह व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ पंजाब और इसकी तरक्की और यहाँ की तरजीहात, सो वो पीएचए की क्या क्या तरजीहात हैं और किन किन प्रोजेक्ट्स पे आप लोगों ने सोचा है कि इन फ्यूचर हम लोगों ने इन पर काम करना है, किन चीज़ों को लेके साथ चला जा रहा है? उसमें एक सबसे बड़ा जो था एलिमेंट वो ये था कि पीएचए को अब एक सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाना चाहिए। हम गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं कर सकते अपने इनपुट्स के लिए या उस फंड्स के लिए। तो उस पर एक स्पेशली जो डायरेक्शंस भी हमें आई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इस पर काम करें, तो उसमें हम अपनी मार्केटिंग का जो है वो उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने फंड्स को जनरेट कर रहे हैं। प्लस हमारा जो मेजर रोल तो वो यही है कि जहाँ पर मैक्सिमम जितने उसको जो ग्रीन इम्पैक्ट है उसको इन्हांस किया जा सके। तो उस सिलसिले में मुख्तलिफ हमारे पास प्रोजेक्ट है। अब ज़्यादा हमारा फोकस मियावाकी पे, अर्बन फॉरेस्टेशन पे होगा, प्लस जो बाकी जो ब्यूटिफिकेशन के जितने एलिमेंट्स हैं। एक हमारा जो एलिमेंट कुछ मिसिंग था कुछ अरसे से, वो ये था कि जो एग्जिस्टिंग पार्क्स हैं, हमारे पास तकरीबन 700 से ज़्यादा पार्क्स हैं लाहौर में, जो प्रॉपर पार्क्स हैं, उन पे हम काम करें। उस सिलसिले में अब उनकी मेंटेनेंस रिपेयर, जो छोटे छोटे महलों के अंदर पार्क्स हैं, रिहायशी आबादियों के अंदर हैं, तो उनका हम एक प्लान लेके With all these measures that you are currently taking, how do you see Lahore after 5 years? लाहौर की इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली जो है उसकी, आप जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी डेवलप कर लें उसको, अल्टीमेटली खूबसूरती उसकी पौधों से और उनसे, और लाहौर को अल्टीमेटली आप जो है ना वो मतलब बागों जिन बागों चीज़ों का पे भी आप काम कर रहे हैं या जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पर हैं, डू यू थिंक कि ये इट विल ब्रिंग सम चेंज इन द फ्यूचर, मे बी आफ्टर 5 years 6 years? इंशाल्लाह उस पर आएगा। और अभी काफ़ी ज़्यादा फोकस है लाहौर शहर, कुछ पिछले 2-3 सालों में थोड़ा सा उसके जितने ये लोकल इंस्टीट्यूशन हैं ये थोड़ा निगलेक्ट हुए हैं, वो वाला फोकस नहीं रहा जो पहले लाहौर में पीएचए पे होता था, वासा पे, एलडब्ल्यूएमसी पे। अब गवर्नमेंट की काफ़ी प्रायोरिटी, हमने देखा चीफ मिनिस्टर खुद सारा दिन जो है लाहौर के प्रोजेक्ट्स और उनको बड़ा फोकस में रखते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी जो कंट्रीब्यूशंस हो रही हैं उससे ये ज़्यादा लिवेबल होगा। इट्स नॉट आइडियली लिवेबल, लेकिन ये अच्छा ज़्यादा लिवेबल शहर होगा। थिंग्स विल बी कंपैरेटिवली बेटर एज कंपेयर टू द पास्ट। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ देयर इज गोइंग टू बी अ फेस्टिवल लाहौर मेला, ये यही है लाहौर है जी। हाँ, सो इसका मकसद क्या है, ये कब से स्टार्ट होगा? नॉर्मली इस तरह के जो फेस्टिवल्स थे वो हम स्प्रिंग सीजन में देखते थे, लेकिन इसका आगाज़ कब से होगा, कहाँ पर इसको मुनक्किद किया जाएगा, एक्टिविटीज़ क्या होंगी, मकसद क्या है? ये सब मकसद बुनियादी तो वही है जी कि लाहौर के लोगों को ज़्यादा तफरीह मुहैया की जाए। उसमें अभी ये जो है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक होगा, पूरा महीना ये फेस्टिविटीज़ चलेंगी। उसमें जो पीएचए है और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है और स्पोर्ट्स है, ये सारे मिल के इसको। व्हाट इज़ गोइंग टू बी द लोकेशन? इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स मुख्तलिफ जगहों पे होंगे। जैसे हमारा जो बड़ा इवेंट है वो होगा जिलानी पार्क में, जहाँ पर प्रॉपर हम इसका जो एक मेला वो क्रिएट करेंगे। उसमें साथ फूड आउटलेट्स भी होंगे, उसमें मुख्तलिफ जो एरियाज़ के कल्चर हैं, साउथ के, नॉर्थ के, वो सारे रिफ्लेक्ट होंगे। उनका म्यूज़िक होगा वहाँ पर, तो वो इस दफ़ा बड़े इम्प्रूव्ड होगा। पहले भी फ्री ऑफ कॉस्ट या विद एंट्री उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बल्कि ज़्यादातर जो इवेंट्स हैं इस तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो तकरीबन कोई एक महीने में कोई 12 या 14 दिन वो मुख्तलिफ म्यूज़िक शो करेगा, जिसमें फोक म्यूजिशियन भी आएंगे और बाकी जो हमारे अच्छे हैं सारे म्यूजिशियन गुलकार वो भी आएंगे। तो उनका ज़्यादातर प्रोग्राम कुछ अलहमरा ओपन एयर में होंगे, कुछ अलहमरा जो अंदर वाला उसमें होंगे। स्पोर्ट्स के अपने इवेंट होंगे, उसके अलावा इल्यूमिनेशन होगी पूरे शहर की। और एक चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं कि पंजाब का हमारा कल्चर है हॉर्सेस का, टेंट पैगिंग का, तो वो पहले मिसिंग था, वो भी हम पीएचए से ऐड कर रहे हैं और बड़े एक अच्छे लेवल का जो है उसमें हॉर्स और टेंट पैगिंग होगी और इसको बड़े अच्छे अंदाज में मनाया जा रहा है। और इसमें एक जो एडिशनल बात इन्फॉर्मेशन वो ये है कि इसमें इस दफ़ा तकरीबन तमाम मुल्कों के जो सफ़ीर हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है। ओह, दैट्स वंडरफुल। तो अराउंड इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 50+ मुल्कों के जो सफ़ीर हैं वो यहाँ पर आएंगे। और वो वॉल्ड सिटी के अंदर कुछ इवेंट्स हैं, वॉल्ड सिटी कर रहे हैं वो जो है। अच्छा, उनको बुलाने का मकसद क्या है और उनसे क्या पैगाम लेना मकसूद है?
देखिए, एक पॉजिटिव साइड जो है एक किसी भी कौम की, वो उसको रिफ्लेक्ट करते रहना चाहिए। हमारे बारे में वैसे भी बहुत नेगेटिव इमेजिंग दुनिया में शायद होती रही है, हाँ। और लाहौर का अपना जो कल्चर है हिस्टोरिकली, शायद दुनिया में बड़े कम ऐसे शहर होंगे मुल्कों के पास जिनका इतना रिच हिस्टोरिकल है पर्सपेक्टिव। एक तो उससे उनको इंट्रोड्यूस करवाना है, वॉल सिटी में डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। दूसरा, एक सॉफ्टर साइड ऑफ जो सिटी होती है, सॉफ्टर साइड ऑफ द पीपल, वो भी उनको दिखाना मकसूद है अपने बिल्कुल कल्चर ठीक के ज़रिए। है, बिल्कुल ठीक है। सो 1 नवंबर से 1 लेकर नवंबर से 30 30 पूरा एक नवंबर महीना तक फेस्टिविटी का होगा इंशाल्लाह। फेस्टिविटी होगा, और तो हमेशा की तरह मेन जो इसकी लोकेशन होगी वो जिलानी जी, पार्क, रेस जिलानी कोर्स जी, पार्क, वहाँ जिलानी पर इसका पार्क, इनेकाद किया जाएगा। अलहम्रा ओपन एयर थिएटर, इन जगहों पे, क्योंकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ स्पेसेस अवेलेबल होंगी। और अब तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जाना चाहिए, इसका हिस्सा बनना चाहिए। जी, रात के एग्जैक्टली। औकात में तो वैसे ही बड़ा प्लेजेंट वेदर हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने जब भी कहीं जाना हो सो वो मौसम भी उसमें बहुत मैटर कर रहा होता है। सो थिंग्स आर क्वाइट बेटर नाउ। थैंक यू सो मच सफीउल्लाह गोंदल साहब फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, शो के इस सेगमेंट में हम बहुत अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। एज़ वी ऑल नो, अक्टूबर चल रहा है और पूरी दुनिया में अक्टूबर का जो महीना है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से हर साल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन को, इस एक्चुअली पूरे महीने को मनाने का मकसद ही यही है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शऊर, अवेयरनेस पैदा की जा सके। बिकॉज़ जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, सो ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स पाकिस्तान में इसके केसेस बढ़े हैं। और अगर हम हर 24 घंटों में बात करें तो तकरीबन 100 के करीब ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत के मुंह में जाती हैं। एनुअल अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो तकरीबन 90,000 के करीब केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें से 40,000 जो ख़वातीन हैं वो भी मौत के मुंह में चली जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता। और ब्रेस्ट कैंसर की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा कैंसर है जिसकी अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए सो इसमें आपके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो यस, इसी पर ही हम बात कर रहे हैं कि ख़वातीन में इसका शऊर कैसे उजागर किया जाए और ख़वातीन को अपनी सेहत को लेकर कितना कॉन्शियस रहना चाहिए। और इस हवाले से हम देखते हैं कि पिंक रिबन पाकिस्तान जो है वो पूरा साल इस हवाले से काम कर रहा होता है, लेकिन अक्टूबर का जो महीना, इसमें स्पेशल कैंपेन जो है वो थ्रू आउट द मंथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जो है, शहरों में चलाई जाती है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन, और पिंक रिबन इसको लीड करता है। इस वक्त हमारे साथ CEO पिंक रिबन पाकिस्तान उमर आफ्ताब साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। उमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो इस साल की अगर हम बात करें तो आप किस थीम को लेकर चल रहे हैं? देखिए, एक तो अब क्योंकि मेडिकल साइंस ये बताती है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है और कैंसर का जो रिस्क है वो 40% कम किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंज के साथ। तो इस साल की जो कैंपेन है उसमें अर्ली डिटेक्शन के साथ हम जो चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं वो ये है कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखें, ये जो इतने अलार्मिंग स्टेटिस्टिक्स है कि पाकिस्तान में हर 9 में से खातून को रिस्क है, इंडिया में ये जो रिस्क है 22 में से 1 है। तो क्या वजह है कि हम एक ही खत्ते के लोग हैं और हमारे यहाँ ये इतना ज़्यादा है? तो उसमें जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिसमें कि हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, जिसमें कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, जिसमें कि हमारी मेंटल हेल्थ है, अगर इन चीज़ों के ऊपर हम तवज्जो दें और ख़ास तौर पे जो खुराक है उसके ऊपर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो खुराक जिसमें कि स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल हो, जिसमें हार्मोन्स का इस्तेमाल हो, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल हो, जिनमें बहुत सारे जो फूड कलर्स जो हैं, ये सब वो जिन चीज़ें चीज़ों हैं। की वैसे भी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, सो एग्जैक्टली, उनकी वजह बिल्कुल। से तो प्रिजर्व फूड्स जो हैं, जो जंक फूड है, फ्रोज़न आइटम्स। जी बिल्कुल। प्लस अगर आप अभी आप रिसेंट आप ये देखें कि WHO ने कोई कितने सालों के ऊपर एक अपनी जो स्टडी है उसके बाद ये अनाउंस किया है कि जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसरस हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल है हमारा, हमें आई थिंक इसको बहुत सीरियसली देखने की ज़रूरत है। और हम पहले तो कोशिश ये करें कि हम कैंसर से बचने के लिए अपना ईटिंग हैबिट को बेहतर करें, फिज़िकल एक्टिविटी जो है उसको बेहतर करें। और फिर जो दूसरी बात है वो ये है कि अर्ली डिटेक्शन, जैसे अभी आपने बात की। देखिए, क्या वजह है कि ये बार बार ब्रेस्ट कैंसर और पिंक रिबन की बात की जाती है? उसकी वजह ये है कि जो बहुत सारे और कैंसर हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान में अगर हम ओवरऑल कैंसर बर्डन देखें तो जो ब्रेस्ट कैंसर है वो ओवरऑल कैंसर बर्डन में तकरीबन को 40% जो है वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है। सही। तो एक तो ये इतना ज़्यादा है पाकिस्तान में।
दूसरा ये कि ये वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोस किया जा सकता है, और अगर इसको अर्ली डायग्नोस कर लिया जाए तो इसमें बचने के चांसेस जो हैं वो 95% से ज़्यादा है। सही। तो यही वजह है कि हम बार बार इस इशू पे बात करते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा जो हमारे यहाँ जो हमारे जो समाजी रवैये हैं वो थोड़ा सा इसमें अभी भी आड़े आते हैं, और अभी भी हम ये देखते हैं कि अब जैसे अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर में अब इस वक्त जितने गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें मेमोग्राम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और बहुत नॉमिनल, यानी कि अल्ट्रासाउंड मेमोग्राम जो है वो 1,000 रुपये में ये दोनों चीज़ें होती हैं। हो जाती हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट हमसे ये थोड़ा गिला करती है कि जी आपके कहने पे हमने ये मशीनें तो लगा ली हैं, बट वो इस्तेमाल नहीं हो रही। जो पिंक रिबन हॉस्पिटल जो है हमारी ओपीडी जो है वो अब ऑपरेशनल है, हम डायग्नोस्टिक सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब है जैसे आप अगर किसी से बात करें ना तो वो ये कहेंगे कि जी ये तो कैंसर का ट्रीटमेंट तो बड़ा एक्सपेंसिव है, ये तो अफोर्ड नहीं। देखें, ट्रीटमेंट पे जाने की नौबत ना आए, यही तो इस सारी कैंपेन प्रिवेंशन कर लें या अर्ली डायग्नोसिस Exactly. हो जाए तो चीज़ों को जो है वो इंटेंसिफाई सिचुएशन होने से उसको बचाया जा सकता है। अच्छा, मैं और भी चीज़ों पर बात करना चाहूँगी, लेकिन अगर हम देखें तो अक्टूबर के इस महीने में आपकी इस वक्त कैंपेन जो है और उस कैंपेन के तहत एक्टिविटीज़ क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर चल रही हैं, और फिर पाकिस्तान में इस वक्त कहाँ कहाँ पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है? देखिए, हम बिल्कुल ये जो कैंपेन है ये पूरे पाकिस्तान में, क्रॉस पाकिस्तान, जैसे कि हम कम्युनिटीज़ में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम रन करते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा यूथ प्रोग्राम है, तो हम जितने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जाके कैंपेन रन करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो जब हम यूथ को एड्रेस करना, एक तो उनको उनकी सेहत के बारे में जो है वो आगाही दी जा सके, और दूसरा ये है कि वो हमने देखा है कि जब हम किसी बहुत रिमोट एरिया में, गांव में जाते हैं और वहाँ पे कॉलेज में एक्टिविटी करते हैं, तो वो बेसिकली वो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो उनके हाउस होल्ड तक वो मैसेज जो है वो जाता है। तो इसी तरह फिर हम बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अक्रॉस पाकिस्तान ये इस वक्त ये अवेयरनेस कैंपेन सिर्फ के साथ साथ बहुत सारे कैंप्स भी इस वक्त जो है वो लगाए हैं हमने, ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। लेकिन देखें, जो इनफैक्ट आपके प्रोग्राम के थ्रू जो इस वक्त लोग देख रहे हैं, मैं उनमें ख़ास तौर पे मर्दों को एड्रेस करना चाहूँगा कि देखिए हमारे घर की जो ख़वातीन जो हमारा ख्याल रखती हैं, हमारे लिए हर सहूलत घर में अपना टाइम जो है वो सारा लगाती हैं। आई थिंक कि मर्दों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि हमारे घरों में जो भी ऐसी ख़वातीन जो 20 साल की एज से ऊपर हैं, उनको ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको एक दफ़ा डॉक्टर के पास लेके जाएं, और उनका कम से कम एक दफ़ा क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन जो है वो ज़रूर कराएं। और आपके घरों में जो वो ख़वातीन जो 40 साल से ऊपर की एज की हैं, उनके को आप कम से कम एक दफ़ा उनका मेमोग्राम जो है वो ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये अभी मैं कल एक कॉलेज में था और वहाँ तकरीबन कोई 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, और मैंने लाहौर शहर की बात, और मैंने वहाँ उनसे सवाल किया कि जी आप ये बताएं कि आप लोगों के घर में कभी किसी खातून ने मेमोग्राम करवाया? किसी ने भी नहीं करवाया होगा। एक बच्ची जो है उसने हाथ उठाया, और उसने भी फिर बाद में ये बताया कि उसकी मदर को 2nd स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, और वो भी वही कि जी वो उनकी वालदा ने बताया नहीं, जब उनको सिम्टम्स फील हुए तो उन्होंने वो चुप रखा, और वो कितना वो फैलते फैलते वो 2nd स्टेज पे आ गया। तो हमें ये जो इसके गिर्द ये जो झिझक है, देखिए कैंसर एक जिस्म के अंदर की बीमारी है, ये हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनसे रिलेटेड है, और ये जिस्म के किसी भी हिस्से में किसी को भी कैंसर हो सकता है। तो ये जो छाती का कैंसर है, इसको अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक ऐसा इसके गेट मेरे ख्याल में, और ये आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है कि एक तो इस तरह के प्रोग्राम्स या इस तरह की कैंपेन्स का मकसद ये है कि ख़वातीन को अवेयरनेस देना और उनको वोकल भी बनाना, बिकॉज़ उनकी हेल्थ से रिलेटेड ये चीज़ है, सो उनको वोकल होना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ पर
चुप रहा जाता है, शर्म और झिझक महसूस की जाती है। लेकिन इसमें घर के मर्दों का जो आपने पॉइंट आउट किया है वो बहुत रोल है, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस एक मर्द ही अपनी बीवी को देता है, अपनी बहन को देता है, अपनी माँ को देता है, वो किसी भी रूप में हो। जो आदमी घर की औरत को प्रोटेक्शन देगा, कॉन्फिडेंस देगा, वो वैसे नहीं हो सकती। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह से आपने कहा, और ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी ये बात है कि ख़वातीन झिझकती हैं, हेजिटेट करती हैं, लेकिन अगर हम शहरों की बात करें तो यहाँ की अब ख़वातीन दे आर मोर एम्पावर्ड, दे आर मोर वोकल एज़ कम्पेयर टू द women who lives in रूरल एरियाज़। सो आपने कभी ये चीज़ नोट की कि कोई ऐसा रूरल एरिया या कोई ऐसे स्पेसिफिक एरियाज़ जहाँ पर रेशो ज़्यादा आती है, जहाँ के केसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपने ये नोट किया कि रिडक्शन हुई है अगर हम शहरी इलाकों की बात करें वहाँ पर? तो अच्छा देखिए, एक तो हमने ये देखा है कि जो हमारे रवैये हैं ना, वो शहरों में भी और देहातों में भी, वो आई थिंक कि एट द बैक ऑफ आवर माइंड वो आई थिंक बहुत उनमें शायद फ़र्क नहीं है। और अच्छा, जब ये हाँ, ख़वातीन की बात आती है तो इनफैक्ट मेरे लिए थोड़ी सी ये अलार्मिंग बात इस तरह है कि हमने देखा है कि शहरों में इनफैक्ट ख़वातीन ज़्यादा झिझकती हैं, क्योंकि शहरों में शायद वो जो सोशल प्रेशर्स हैं वो ज़्यादा हैं। वो जो हमें अपने आप को ऐसे हर एक के सामने पोर्ट्रे करना है कि नहीं हम ठीक हैं और कोई बात, मतलब तो यहाँ पे शायद शहरों में ये छुपाने का रिवाज ज़्यादा है। रिवाज अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा है। हमने बहुत दफ़ा जो कैंप्स ऐसे लगाए, हमने ये देखा कि रूरल एरिया में वो फ्री फैसिलिटी के लिए शायद ख़वातीन ज़्यादा आती हैं एज़ कम्पेयर टू शहरों में। वो मतलब वो जो सोशल प्रेशर्स हैं उनमें शायद हमारी शहरी ख़वातीन, हम शहरी लोग शायद ज़्यादा सोशल प्रेशर्स में ज़िंदगी सही गुजार सही रहे हैं। अच्छा, सही। दूसरा ये कि अगर हम ऑन दी अदर एंड ये देखें तो शहरों में जो लाइफस्टाइल के इशू हैं वो देहातों से ज़्यादा हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पे लाइफस्टाइल की तो बात है। मतलब है यहाँ पे हम बिल्कुल एक आर्टिफिशियल खुराक खा रहे हैं। हम यहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी हमारी ना होने के बराबर होती है। तो अगर हम शायद हेल्थ में कंपेयर करें तो हमारे शायद जो दही इलाके हैं वहाँ पे शायद लोगों की हेल्थ थोड़ी बेहतर है शहरों की निस्बत। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर है कि उनको वो फैसिलिटीज़ अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि अगर कहीं दूर दराज इलाकों में जब कोई खातून को कोई मतलब ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी इवन डायग्नोज कराने के लिए भी फिर उनको किसी करीबी शहर में ट्रैवल करके जाना पड़ता है। ऑन दी अदर एंड, अच्छा अगर आप ये आज भी किसी लाहौर में किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल में चली जाएं, आप ये जाके देखेंगी कि उसमें लाहौर से लोग कितने हैं और लाहौर से बाहर से लोग कितने जो हैं। तो हम जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं वो शायद फैसिलिटीज़ उस तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बाहर तो के लोग जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। एग्जैक्टली और ये देखें, ये जो जो इंफॉर्मेशन सिर्फ होना ये काफ़ी नहीं है। ये और मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन हम सबको है, लेकिन अगर मैं अपने इर्द गिर्द भी बात करूं सो बहुत ही शायद रेयर होगा कि किसी खातून ने कभी मेमोग्राम करवाया हो, अनलेस कि कोई प्रॉब्लम ना आ गई हो, कोई सिस्ट ना बन गई हो या इस तरह। प्रिवेंशन के हवाले से आप कोई पैगाम हमारे इस प्लेटफॉर्म के तवसत से देना चाहें तो? देखिए, बिल्कुल ये कैंसर को अब बिल्कुल मेडिकल साइंस ये बता रही है कि कैंसर को कम किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। खुराक उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। हम जो देखिए ना, अब रात को 12 बजे आप सिर्फ ऐसे कॉल करके कोई चीज़ मंगा लेते हैं हाँ, और वो जंक फूड खा के सो जाते हैं। तो ये जो सब है ये ओवरऑल आपकी हेल्थ को ख़राब करता है। 15% कैंसर ओवरऑल भी पाकिस्तान में बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर के अलावा ओवरऑल भी। तो देखिए, हमें एज अ सोसाइटी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स जो हैं उनको हेल्दी बनाना है, और ख़ास तौर पे जो हमारे घर की ख़वातीन हैं हमें उनकी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके साथ साथ एक और मैं चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो आपका पिंक रिबन हॉस्पिटल है, इसकी लोकेशन और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह से ख़वातीन यहाँ पर आ सकती हैं, बिकॉज हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस जी किया, तो मैं बिल्कुल। चाहूँगी एक दफ़ा दोबारा से करें जी सो दैट मोर पीपल विल गेट टू नो जी अबाउट बिल्कुल, इट। पिंक रिबन हॉस्पिटल जो है ये फ़िरोज़पुर रोड पे कलमा चौक पे एम ब्लॉक में है। बिल्कुल वेरी इजीली एक्सेसिबल, और ये सुबह 9 बजे से 1 बजे तक जो है अभी इसकी ओपीडी ऑपरेशनल है। हम फ्री ओपीडी रन कर रहे हैं यहाँ पे।
आपको डायग्नोस्टिक अगर कोई चाहिए तो वो भी फ्री सर्विस अवेलेबल है। और मैं बिल्कुल आपके प्रोग्राम के थ्रू जो भी ख़वातीन सुन रही हैं उनको ये कहूँगा कि जी आप अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो फिर तो आप एक दफ़ा ज़रूर आएँ सेफ और साइड भी अपना मुआयना जो है, अपना तिब्बी मुआयना मुआयना वो कराएं। करवा लें। और अगर आपको किसी तरह की कोई कंप्लेन फील होती है, कोई गिल्टी फील होती है। और देखें एक चीज़ और जो मतलब बहुत ज़्यादा हमें जो कॉल्स पे जो बात होती है ना, वो ये ख़वातीन कहती हैं हाँ जी गिल्टी थी पर उसमें दर्द नहीं हो रही थी। अभी जो कैंसर की गिल्टी है इसमें पेन नहीं होती। इसमें पेन उस वक्त शुरू होती है जब वो बहुत ज़्यादा लेट स्टेज पे चला जाता है। तो अगर देखिए हमारे जिस्म में वैसे भी अगर कोई अनयूजुअल ग्रोथ है जो नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी ग्रोथ है, उसको हम सबको उसको ज़रा थोड़ा सा देख सीरियसली लेना चाहिए। देखना है। हाँ। उसको अगर वो बढ़ती रहे या वो ज़्यादा अरसा प्रोलॉन्ग करे तो उसको हमें बिल्कुल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल और ठीक। ये छाती की अगर कोई गिल्टी है इसको तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाना बिल्कुल, चाहिए। एंड वन हैज़ टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट हर हेल्थ। ये दिस थिंग्स मैटर अ लॉट। थैंक यू सो मच उमर आफ्ताब साहब फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आवर शो। व्यूज़ इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।